नमस्कार दोस्तों। साल 2014 आया है और अब हमारे देश में इलेक्शन होने हैं। हमारा देश ऐसा बताता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर। वैसे तो चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ है और चाइना में क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो वाकई सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान। लेकिन ये डेमोक्रेसी है क्या, ये समझने का कोशिश करते हैं। 1995 की बात है मेरे ख्याल, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी और अगले इलेक्शन में हरदनहल्ली डोडागोड़ा देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय पे कांग्रेस ने देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट किया। तो एक डेलीगेशन गया था इंडियन पार्लियामेंटेरियंस का चाइना के अंदर। तो वहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि डेमोक्रेसी है क्या। तो ये वाकया आया जब प्रमोद महाजन जी जीवित थे। तो उन्होंने बताई थी ये बात कि चाइना में किसी ने उनसे पूछा कि डेमोक्रेसी क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी उस समय पर हरदनहल्ली देवेगौड़ा जी के जो गवर्नमेंट थी उसमें शामिल थे और उनकी जनता पार्टी हुआ करती थी। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जनता पार्टी से वह खुद अकेले जीते थे, ये मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो प्रमोद महाजन जी ने जवाब दिया था चाइना में कि हमने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं भारत देश में जो इलेक्शन हुआ है, हम अपोजिशन में। कांग्रेस जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो देवेगौड़ा जी की जो गवर्नमेंट है उसको बाहर से सपोर्ट कर रही है और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी जो अकेले जीत के आए हैं जनता पार्टी की सीट से, ये देश को चला रहे हैं ये गवर्नमेंट में। और आप जानते हैं तकरीबन 500 से ऊपर हमारे देश में लोकसभा की सीटें। अब ये बात मैंने इसलिए की कि डेमोक्रेसी का क्या हाल है देश के अंदर। आज भी कोalition गवर्नमेंट चल रही है और नेशनल पार्टी नाम से सिर्फ दो पार्टी हैं मेन, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। और जहाँ की कांग्रेस की बात करें और हम डेमोक्रेसी की बात करें तो समझने का प्रयत्न करते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से हमें डेमोक्रेसी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर में खुद में डेमोक्रेसी नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो रूलर्स हैं शुरू से नेहरू गांधी परिवार के हुए, जैसा वो देश को जैसा वो कांग्रेस को चलाना चाहते हैं वैसे ही कांग्रेस चलती है। तो डेमोक्रेसी कहाँ से। कांग्रेस की हल्की सी बात कोशिश करते हैं बताने की कि पीछे काफी समय से कांग्रेस में प्रथा शुरू हो गई कि कोई भी लीडर जब पुराना हो गया, डेथ हो गई, उम्र बड़ी हो गई, तो उसके बच्चे को आगे ले आए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, माधवराज सिंधिया जी गुजर गए तो उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, मिनिस्टर बना दिए गए। सचिन पायलट जी मिनिस्टर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनके फादर गुजर गए, राजेश पायलट जी। तो ये प्रथा शुरू हो गई कि बेटे का, बाप का जो बेटा होगा, जो नेता होगा अगर फादर, तो बेटा भी नेता हो जाएगा। ये प्रथा शायद इसलिए शुरू हुई कि कोई उंगली ना उठा पाए कि भाई सोनिया गांधी का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता। ये उनकी अब इंटरनल मैटर है। लेकिन मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में अपने में डेमोक्रेसी नहीं है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर आप हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टीज को देखेंगे सब में ये प्रॉब्लम है। साउथ में पहले एक पार्टी होती थी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उसके बाद उसके दो फाड़ हो गए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की जयललिता है। अब उनके आगे कोई नहीं बोल सकता पार्टी में, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करुणानिधि जी की है, कोई नहीं बोल सकता।
जैसा वो चलाएंगे वैसा चलेगा। उनके बेटे भी मिनिस्टर, उनकी बेटी भी मिनिस्टर, सब। अब आप बंगाल की तरफ आ जाइए तो ये क्षेत्रीय पार्टी आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस, इसमें ममता जी का राज चलता है। नई नई पार्टी आई है अभी, बहुत आजकल प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। झाड़ू चुनाव चिन्ह है उनका, केजरीवाल की, वो किसी की नहीं सुनते, कोई डेमोक्रेसी नहीं। पंजाब में चले आए अकाली दल, वो भी एक व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। कहीं भी आप नज़र उठा के देख लीजिए, सारी पार्टियों में यही हालात है। उत्तर प्रदेश में देख लें तो उसमें भी एक ही परिवार का, समाजवादी पार्टी, तो वो यादवों की पार्टी कहते हैं, कभी मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, लेकिन उसको रूल एक ही करते हैं, मुलायम सिंह जी या उनकी अपनी फैमिली या अपना परिवार, चाहे उनके भाई हों चाहे उनके बेटे हों, अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, पहले वो काशीराम जी की पार्टी थे, काशीराम जी ने मायावती जी को बना दिया। वहाँ मायावती को छोड़ के आगे कोई नहीं बोल सकता, जो मायावती जी डिसीजन लेंगे वैसी चलेगी। अब बीएसपी अगर हम डिफाइन करें तो डिफिनीशन के हिसाब से वो नेशनल पार्टी हो जाती है, क्योंकि उसके को पूरे देश में 3% से ऊपर वोट मिलते हैं। इस तरह से मतलब नेशनल पार्टी जो है वो भी आप देखिए कि वो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीएसपी हो, वो भी एक व्यक्ति की या एक फैमिली की पार्टी। अब इसको छोड़ के छोटी छोटी पार्टी एक दो की बात है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, उसका भी यही हाल है। शिवसेना से जो अलग हुए एमएनएस, ठाकरे साहब के जो भतीजे हैं राय ठाकरे, वो भी उन्हीं की चलती है। कोई भी एक पार्टी अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं दिखती जो व्यक्ति विशेष से ना या परिवार से न चलती हो, सभी एक ही परिवार से या एक ही व्यक्ति से चलती। अब कुछ ऐसी पार्टियां जो वहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। उसमें एक है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हालांकि ये खुद डेमोक्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद नहीं है। अब इसके बाद अगर बड़ी पार्टी की बात करें चाहे छोटी पार्टी की बात करें, जहाँ डेमोक्रेसी की बात करें, तो एक ही पार्टी नज़र आती है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर परिवारवाद हमने नहीं देखा। ये ज़रूर है कि व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट रहा बहुत। तो पहले जनसंघ हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, आप जानते होंगे, तो उसमें 3 चेहरे बहुत प्रमुख रहे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक अडवाणी जी और एक मुरली मनोहर जोशी जी। अब तीनों अब बुजुर्ग हो गए हैं, उसके बाद अब नई पीढ़ी आई है। अब इस नई पीढ़ी में नए नए नाम हैं। अब उन नए नामों में नया चेहरा उभरा है, आप जानते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे नाम हैं जिनको हम कह सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है पीछे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे रमन पटेल जी हो, और जिनको लोग नहीं पसंद करते ज़्यादातर, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ये अभी कुछ 3 नेता ऐसे उभर के आए हैं जिन्होंने अपनी स्टेट्स में अच्छा काम किया। इस वजह से इन तीनों जो नेता हैं उनका काफ़ी अच्छा नाम, पसंद कोई लोग करे ना करे अलग बात है। एक नाम हो रहा है सिंधिया परिवार का, जो 2 फाड़ हुआ, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए, हिस्ट्री लंबी है उनकी, और कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजमाता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, पहले कांग्रेस में थी, लेकिन उनकी बेटी जो है अब राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नाम उभर के नहीं आता जो परिवारवाद से जुड़ता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेटों को जिन्होंने आगे किया है, 1-2 हैं ऐसे नाम, लेकिन वो कितने नेता हैं कितने नेता नहीं हैं, अब
उन्होंने वाकई अपने कैलिबर से आगे आए हैं ये कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस में या आप द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में या आप अकाली दल में ले लें तो उनके बेटों को उन्होंने आगे किया, तो उनके कैलिबर से आगे आए हैं। या कांग्रेस में भी आप देख लीजिए तो वो ऐसा नहीं लगता। अब बात रहेगी वापस भारतीय जनता पार्टी की। तो अब वोट देने का समय है, 10 मार्च से पहली वोटिंग शुरू होगी, दिल्ली में भी होगी और मेरे ख्याल 14 या 15 मई तक चलेगी। अब हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें डेमोक्रेसी को वोट देना है। अब आप सबने जो भी लोग ये सुन रहे हैं मेरी बात, ये देखना है कि क्या हम डेमोक्रेसी को वोट देंगे या नहीं देंगे, क्या हम परिवारवाद को देंगे या डेमोक्रेसी को देंगे। अब परिवारवाद से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं रह पाती, क्योंकि जो पार्टियां खुद में डेमोक्रेटिक नहीं है वो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहाँ से देंगी, आप खुद सोचिए। अगर मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव और आगे अखिलेश यादव जी के बेटे वो भी आगे उनको बढ़ाएंगे, तो वो कोई भी आदमी जिसमें कैलिबर होगा उसको आगे उठने नहीं देंगे, कभी भी नहीं उठने देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, वो बड़ी खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक समय हिंदुस्तान में ऐसा आया था कि एक प्रधानमंत्री का ऐसा बेटा हुआ जो ना तो शायद कांग्रेस का ही मेंबर होगा, मुझे इतना याद नहीं, मैं बड़ा छोटा था, लेकिन वो उस समय पे प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा स्ट्रांग था। उसका नाम था संजय गांधी। तो उस समय पे 3 नाम होते थे जो काफ़ी बदनाम हुए थे। इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक नारा होता था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा के और रक्षा मंत्री भी रहे हिंदुस्तान में। तो ये तीनों का काफ़ी नाम हुआ करता था और इसमें इस समय पे इमरजेंसी के अंदर संजय गांधी कहते हैं कि इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। जो जहाँ भी कोई भी मंत्रालय हो उसी की चलती थी, किसी मिनिस्टर की भी नहीं चलती थी। मुझे की बात है, इंदिरा गांधी की भी नहीं चलती थी। तो हम लोगों ने अब देखना है इस समय वोट करते हुए कि क्या हम परिवारवाद को वोट कर रहे हैं या उन लोगों को वोट कर रहे हैं जिनमें खुद में डेमोक्रेसी है। वो लोग आगे आए हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 65 साल से ऊपर हो गए, 67 साल हो गए। अब हमें वो लोग चाहिए आगे आने वाले जिनमें कैलिबर हो। जिनमें कैलिबर नहीं है, सिर्फ वो किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, उस वजह से वो आगे आए और देश को चलाएं। अब जब उनमें कैलिबर है नहीं, उनमें क्लर्क बनने का कैलिबर नहीं है, चपरासी बनने का कैलिबर नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। हमें जेठमलानी जी की बात को याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उसको तो अपने ऑफिस में क्लर्क तक की नौकरी नहीं दूंगा। तो जब इतना बड़ा आदमी जिसका उम्र 90 साल से ऊपर है, देश में जिसने इतना बड़ा नाम है लॉ में, इवन जज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जजेस भी, तो उनकी बात को भी सुन लेना चाहिए। तो इस बार कोशिश करें हम परिवारवाद को वोट ना देके डेमोक्रेसी को वोट दें, तभी डेमोक्रेसी आगे चलेगी हिंदुस्तान में, नहीं तो ये तानाशाही चलेगी।